तो देश के कई हिस्सों में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच अब वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी लाई जा सके। सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर C-17 एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन कंटेनर लेकर बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर उतरा। इसके अलावा जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे। एयरफोर्स के विमान जम्मू और चंडीगढ़ से लेह तक कोरोना के उपकरणों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं और कोरोना महामारी खत्म होने तक बोकारो से यूपी के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलती रहेगी। सेल के बोकारो स्टील प्लांट से करीब 50 टन तरल ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच देखिए, अब बीते 24 घंटों के आंकड़े। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के 357 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 22,695 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। तो ये दिल्ली का आंकड़ा है बीते 24 घंटों का। 24,103 नए मामले कोरोना के और एक दिन में 357 कोरोना मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। वहीं ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 22,695 जो कि संक्रमित थे लेकिन अब ठीक हो चुके हैं। तो ये दिल्ली का आंकड़ा है पिछले 24 घंटों का। 24,000 से ज्यादा नए मामले दिल्ली में। वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन का टैंकर उतारा जा रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दूसरे शहरों तक ऑक्सीजन टैंकर्स पहुंचाए जा रहे हैं और देश के ऑक्सीजन प्लांट में दिन रात काम चल रहा है। यानी कोरोना महामारी के संकट भरे दौर में मरीजों की जान बचाने के लिए जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को संजीवनी माना जा रहा है, उसे अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो सुकून भरी हैं। पहली तस्वीर है जब भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज C-17 ग्लोब मास्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 4 क्रायोजेनिक टैंक सिंगापुर लेकर पहुंचा। वहीं दूसरी तस्वीर है सिंगापुर से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस में ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचने की। कोरोना की दूसरी लहर से देश जूझ रहा है और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में ऑक्सीजन के लिए मची हाय तौबा के बीच अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। विदेशों से ऑक्सीजन टैंकर्स एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं ताकि लोगों की सांसों को संजीवनी दी जा सके, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे मरीजों को राहत दी जा सके। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय दिन रात काम में जुट गए हैं। गृह मंत्रालय ने सिंगापुर के बाद संयुक्त अरब अमीरात से उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंकर्स के आयात के लिए बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया। भारतीय वायुसेना का एक विमान टैंकर लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात भी रवाना किया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे। इसके अलावा वायुसेना पहाड़ी इलाकों में भी कोरोना मरीजों को राहत पहुंचा रहा है। एयरफोर्स के विमान जम्मू और चंडीगढ़ से लेह तक कोरोना के उपकरणों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। मिशन राहत में वायुसेना के ग्लोब मास्टर के अलावा शरूक और दूसरे विमानों को लगाया गया है जो लद्दाख में कोविड टेस्टिंग सेटअप को पहुंचा रहे हैं ताकि टेस्टिंग की प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट न आए। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है और ऑक्सीजन की सप्लाई में परेशानी है। ऐसे वक्त में वायुसेना संकट मोचक की भूमिका निभा रहा है जो ऑक्सीजन कंटेनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना संक्रमण काल में जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद एक छोटी से छोटी कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि अपनों के लिए कहीं ऑक्सीजन की मार है तो कहीं पर दवाइयों का काल पड़ा हुआ है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। साथ ही हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं ताकि आपकी परेशानी को थोड़ा कम किया जा सके। मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान और कुछ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे साथ रूफी जो कि दिल्ली LNJP अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ अंकुर मुंबई से, वहां का हाल बताएंगे क्या है।
जयपाल से बेंगलुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और दीपक जो कि जयपुर में क्या स्थिति है फिलहाल ये बताएंगे, हमारे साथ ये भी जुड़े हुए हैं। और दो खास मेहमान हैं मेरे साथ, हृदय रोग विशेषज्ञ मनोज कुमार हमारे साथ हैं, और मेरे साथ डॉक्टर राजेश गुप्ता, फेफड़ों के डॉक्टर भी हमारे साथ बने हुए हैं। वो आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश और डॉक्टर मनोज। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, समझूंगी, लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर चलते हैं। मौजूदा स्थिति क्या है, जो कोशिशें कर रही है सरकार या प्रशासन की तरफ से, जो राहत की बात कही जा रही है, लोगों तक कितनी पहुंच रही है, पहले उसे देख लेते हैं। तो रूफे, पहले आप ही से शुरुआत करते हैं, क्या फिलहाल हालात हैं अभी? जिस तरह का दिल्ली का पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आया वो बेहद डराने वाला था। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति दिल्ली में अपनी जान गंवा रहा है कोरोना संक्रमण की वजह से। इस वक्त हम LNJP अस्पताल के बाहर हैं। आप देखिए, इंतज़ाम अब ये किया गया है कि यहाँ पर जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो बाहर खड़े नहीं होते, उनके लिए अंदर बैठने की जगह है, लेकिन अभी भी मरीजों का जो तांता है वो बाहर लगा हुआ है। और स्थिति क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, कार में आपको एक महिला नज़र आ रही हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, इलाज के लिए बैठी हुई हैं अपने बेटे के साथ। सांस लेने में उन्हें बेहद दिक्कत हो रही है, लेकिन वो अस्पताल के बाहर इंतज़ार करते हुए, सांसों का जो संघर्ष है वो फिलहाल कार के अंदर चल रहा है। अस्पताल के अंदर जगह नहीं मिली है। उनके बेटे का कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी माँ को इलाज मिल पाए, उनको बेड मिल पाए, लेकिन कोई भी रास्ता उन्हें फ़िलहाल नज़र नहीं आता। और इस बीच जो उनकी माँ है, उनकी सांसें उखड़ती हुई, उनको सांस लेने में बेहद दिक्कत आ रही है। और ऐसी ही तमाम तस्वीरें हर अस्पताल के बाहर से दिल्ली में नज़र आती हैं। लगातार लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की तरफ जाते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको इलाज मिल पाएगा, लेकिन इंतज़ार इसी तरह से लंबा होता ही जा रहा है। हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेड की संख्या भी कम कर दी गई है, चाहे वो राजीव गांधी अस्पताल हो, GTB अस्पताल हो, क्योंकि ऑक्सीजन का शॉर्टेज लगातार लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। शरीर और भारी किस तरह से पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं अपनों को बचाने के लिए, तो हम तस्वीरें देख ही रहे हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं। अंकुर, वहां पर क्या हालात हैं? ऑक्सीजन की कमी की बात लगातार हर जगह से हम देख रहे हैं, लेकिन क्या कोई राहत पहुंचाई जो जा रही है वो लोगों तक वाकई पहुंच रही है? शरीन, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया राहत, मैं मुंबई वासियों के लिहाज से अगर मैं ऑफिशियल डेटा की बात करूं तो थोड़ी सी राहत है। राहत इस बात को लेकर है कि कल जो आंकड़े आए हैं 24 घंटे के, वो बता रहे हैं कि इस बार आंकड़ा 6000 के नीचे पहुंचा है एक दिन में पॉजिटिव होने वाले लोगों का। ये बहुत बड़ा रिलीफ है मुंबई वासियों के हिसाब से, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे 8000, 9000, 9000 के पास 10,000 तक भी के आसपास तक आंकड़े गए हैं। तो ये पहली बार है इतने दिनों में जब आंकड़ा 6000 के नीचे आया है। 5800 समथिंग लोग हैं जो 24 घंटे में कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन एक दिक्कत है, मरने वालों का जो आंकड़ा है मुंबई में वो ज़रूर मेंटेन है, वो कम नीचे नहीं आ रहा है। कल भी 71 लोगों की मौत हुई थी, परसों हमने देखा था ये 72 का आंकड़ा था, यानी हर रोज़ 70 के आसपास लोगों की ऑफिशियल डेटा के मुताबिक मौत हो रही है। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये साइन का इलाका है, साइन हॉस्पिटल है। ये अपने आप में कोविड का एक बड़ा सेंटर भी है। इसके अलावा यहाँ पे इसके आसपास कई सारे इलाके, अगर आप इसी साइन के आसपास के इलाके की बात करेंगे तो यहाँ पे बाकी KEM थोड़ा दूर जाएंगे तो आप KEM हॉस्पिटल हैं, और इसके अलावा इसी के बगल में जो BKC का इलाका है वहाँ पर BKC का एक जंबो सेंटर भी बना हुआ है। यहाँ एक शॉपकीपर है, मैं इनसे ज़रूर बात करूँगा। सर, अभी मुझे स्टेटस आप समझाइए, कोरोना से जुड़ी हुई जो दवाई मेडिसिन हैं उनका स्टेटस कैसा है, किसका स्टॉक नहीं है, कहाँ कमी आ रही है, मुझे थोड़ा। एक्चुअली जो रेगुलर जो उनको जो बाकी ये जो है मतलब कोरोना से रिलेटेड जब भी पेशेंट सीरियस हो रहा है या फिर इसमें चला जा रहा है ICCU में, तो उनमें जो भी मेडिसिन है एक्टिमरा और टोसिलाजिमेब 400 mg है, ये तो अवेलेबल है ही नहीं। गवर्नमेंट सप्लाई डायरेक्ट। रेमडेसिविर भी गवर्नमेंट सप्लाई है या आपके पास अवेलेबल? नहीं, हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना हमको कोई स्टॉक मिल रहा है। अच्छा। और जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं हम उनको यही सजेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सप्लाई है, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करिए। क्या इस बात की संभावना से आप इनकार करेंगे कि किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट सप्लाई होने के बावजूद कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं मुंबई शहर में? आपको सुनने में आता है? अभी यहाँ से तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, पर जो भी है और जितना भी है, पेशेंट्स की प्रिस्क्रिप्शंस काफ़ी आ रही है। पेशेंट्स हमें इतना ही बोल रहे हैं, हम हर मेडिकल शॉप पे देख रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने जितने भी मेडिकल शॉप है उन पे हम लोग देख रहे हैं
पर हमें कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं मिल रहा। बाकी पैरासीटामोल और जो दूसरी दवाइयाँ हैं सब अवेलेबल है। बाकी जो इन जनरल जो भी पैरासीटामोल और उससे रिलेटेड जितने भी विटामिन सी है ये है वो सब अवेलेबल है। देखिए, आपको मैं हकीकत से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए साइंस स्टेशन के ठीक सामने ये दुकानें हैं, लाइन से लंबी काफ़ी सारी दुकानें हैं। आपको जो बताया, जो एंटी वायरल जो ड्रग्स होती हैं जो कि सीरियस पेशेंट्स को दी जाती हैं कोरोना में, वो नहीं मिल पा रही हैं, जैसे रेमडेसिविर है या दूसरी जो दवाइयाँ हैं, एक्टरमा हैं, ये एंटी वायरल दवाइयाँ हैं जो बहुत क्रिटिकल मरीज को दी जाती हैं कोरोना में। बाकी जो दवाइयाँ हैं पैरासीटामोल और विटामिन से जुड़ी हुई दवाइयाँ, वो ज़रूर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अगर बेड मिल भी जाए और उसके बाद अब देखिए अब तो दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। ठीक है, आप लोग रहिए मेरे साथ, मैं जयपुर और बेंगलुरु भी चलूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनोज आपके पास इस सवाल के साथ। मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जो इस वक्त होम आइसोलेशन में है, जो कोरोना से संक्रमित है लेकिन घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी बहुत अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो हम देख रहे हैं कि कई लोग तरह तरह के इलाज खुद ही घर पर कर रहे हैं, कई वीडियो जो वायरल होते हैं उन्हें देखकर। क्या करना चाहिए उनके लिए, आपका सुझाव क्या है? क्योंकि अस्पताल जाना तो सोल्यूशन फिलहाल कई शहरों में नहीं है अभी। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि 80% लोग जो हैं वो या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है। जो 20% जिनको सिम्प्टोमेटिक हैं उसमें भी आप समझिए कि एक स्ट्रैटिफिकेशन है, कुछ लोग बिल्कुल माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं। तो जो घरों में आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं या होम आइसोलेशन में हैं, वो किसी भी डॉक्टर से, अपने निकट के डॉक्टर से संपर्क बनाए रहें। कुछ जो दवाइयाँ वो प्रेस्क्राइब करते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में एजिथ्रोमाइसिन और जो विटामिन सी है, जिंक है, आइवरमेक्टिन है, ये सब चीजें अपने डॉक्टर के परामर्श से लें और अपना सैचुरेशन मॉनिटर करते रहें। ऐसे तो बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, प्रोन वेंटिलेशन वगैरह से ऑक्सीजन इंप्रूव होता है। डेफिनेटली प्रोन वेंटिलेशन से ऑक्सीजन इंप्रूव होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन माइल्डली डिस्टर्ब होता है या मान लीजिए 90 to 93% रहता है, तो उस समय आप प्रोन में मतलब पेट के बल लेट के आप कर सकते हैं। इसमें जो ऑथेंटिक वीडियोस हैं जो किसी हॉस्पिटल के द्वारा रिलीज किए गए हैं या कोई फिजियोथेरेपिस्ट बता रहा है, तो उसको फॉलो करें, ना कि व्हाट्सएप पे आए हुए किसी भी तरह के सजेशन को माने। जहाँ तक बात है ऑक्सीजन की, डोमिसिलरी ऑक्सीजन की, अगर जिनके पास पहले से अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्योंकि उनके यहाँ कोई क्रॉनिक लंग डिजीज का पेशेंट्स है, वो घर में ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। बट जिस तौर से एक टेरिबल सा सिचुएशन है पूरी कंट्री में, खास करके दिल्ली में, जहाँ आपने बताया कि करीब 350 डेथ एक दिन में हो रहे हैं, समझिए कि हर घंटे 15 डेथ हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। बट मैं कहूँगा धैर्य बनाए रखें। हम तो एयरफोर्स को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इस तरीके से वॉर के सिचुएशन लाइक उन्होंने हेल्प के लिए उतरे हैं और सारी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा लेट अराउजल है, लेट से जगे हैं हम लोग, और अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल फॉलो करें। अगर घर में किसी को भी लक्षण है तो घर के सारे सदस्य मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और आइसोलेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि ये जो बढ़ता हुआ केस है कहीं जाके रुके। और ये चूंकि पैचिक पैंडेमिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में अगला एक हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है। दूसरे राज्यों में हो सकता है कि मिड ऑफ मई तक या 10 मई तक ये केस का बढ़ने का सिलसिला जारी रहे, बट दिल्ली वालों को अगले 7 दिन काफी चौकन्ना रहना है। तो अगले 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं और खबर इस बीच ये भी आ रही है कि दिल्ली में एहतियातन लॉकडाउन भी बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर राजेश, घर पर अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, हालांकि इसी से जुड़ा हुआ ये आगे का सवाल है मेरा, ये बताइएगा मुझे कि अगर घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए तो उसे यूज करने का सही तरीका क्या होना चाहिए और खास क्या ख्याल रखना चाहिए इस दौरान? देखिए, ये वैसे तो बड़ी दिक्कत की बात है कि हम घर पे कैसे ऑक्सीजन यूज करें, ये कोरोना पेशेंट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जिसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, जिसकी सैचुरेशन 94 से कम है, उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए, पर दुर्भाग्यवश अभी बेड नहीं मिल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में लगभग सब बेड्स फुल हैं, डॉक्टर्स ओवर टाइम कर रहे हैं, नर्सेज ओवर टाइम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, सभी चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट है। जिनको घर पे ऑक्सीजन मिल गई है सिलेंडर से या कॉन्सेंट्रेटर से, तो ऑक्सीजन एक पार्ट है इलाज का, कि नेज़ल प्रॉन्ग से या मास्क से जितने भी फ्लो पे ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर मेंटेन हो, उतना फ्लो यूज़ करें। अगर 2 लीटर से मेंटेन हो, 2 से 4 से हो रही है, जितने भी फ्लो से
सेचुरेशन 94 मेंटेन हो, वो कोशिश करें कि 94 मेंटेन हो। ऑक्सीजन जल्दी से हटाने की कोशिश ना करें कि जी 94 आ गई, अभी हम हटा के चेक कर रहे हैं। 2, 4, 5 दिन 10 दिन लगेंगे, तब तक ऑक्सीजन देते रहें। उसके साथ में डॉक्टर के संपर्क में रहें, ताकि साथ में जो दवाइयाँ देनी है वो बहुत ज़रूरी है, वो देते रहें। खासकर से घर में ऑक्सीजन के लिए ये ध्यान रखें कि कोई भी स्मोकिंग ना करे। ऑक्सीजन लगा के स्मोकिंग कैन बी डेंजरस, सो इट कैन कैच फायर। तो अच्छा वो एक डॉक्टर ध्यान राजेश, रखना है। अगर आप भी देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो ही नहीं रहे हैं कई जगहों पर, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है और सांस लेने में लगातार दिक्कत हो रही है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस दौरान क्या करना चाहिए जो फौरी तौर पर राहत मिल सके मरीज को? देखिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सैचुरेशन कम है, तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन कमी होने से सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, बॉडी एक, सभी सिम्टम्स खराब हो जाते हैं। वो पेशेंट कोऑपरेटिव भी नहीं रहता, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो जिनकी ऑक्सीजन कम है और फिर भी घर पे रहना पड़ रहा है, वो बड़ी मुश्किल की स्थिति है। जो लोग अवेक प्रोनिंग यानी पेट के बल लेट पाएं, वो कोशिश करें कि कुछ ऑक्सीजन सैचुरेशन उससे बढ़ सकती है, बट वो इलाज नहीं है। जो भी आप घर पे कर रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज़ है। आपको जो भी डॉक्टर के संपर्क में दवाएं लें, पेट के बल लेटने की कोशिश करें, स्टीम लें, या जो भी दवाइयाँ डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो लें, और लगातार कोशिश करते रहें कि कहीं हॉस्पिटल में बेड मिल जाए। बहुत से लोग हैं जो अभी भी मेरे संपर्क में हैं, जो पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित है। उनके लिए ये भी कोई ढूंढने वाला नहीं कि उनको बेड कहाँ से मिलेगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसी जांच नहीं है, कोई ऐसी सूचना नहीं है कि जी जिनको बेड नहीं मिल रहा है वो एक ही सेंट्रलाइज नंबर पे कॉल करें। कम से कम 10 लोग हैं जो मेरे पास अभी इसमें है कि जी हमारी 80 सैचुरेशन चल रही है, 70 सैचुरेशन चल रही है। मैं उनको अपनी तरफ से दवा बता रहा हूँ कि जी ये दवा दीजिए, देखिए और प्रार्थना कीजिए कि शायद आपके मरीज की जान बच जाए। तो ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑक्सीजन घर पे नहीं है, तो दवा लें और प्रार्थना करें। बिल्कुल, और दुखद है ये कि जिस वक्त मरीज को अस्पताल की ज़रूरत है उस वक्त यहाँ अस्पतालों में भी मारामारी है, क्योंकि वहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है, तो किस तरह से पेशेंट को वहाँ पर एडमिट किया जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से एक बार डॉक्टर मनोज आपके पास आऊँगी। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, सांस लेने में तकलीफ की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हार्ट पेशेंट हैं जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है या किसी भी तरीके की दिल की बीमारी से वो जूझ रहे हैं, ये स्थिति कितनी खतरनाक और उन्हें क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस इस वक्त लेनी चाहिए? देखिए, कोविड-19 की जो मॉर्टलिटी है किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कहिए कि 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग पहले से हार्ट के पेशेंट हैं, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो रखी है या बाईपास सर्जरी हो रखी है, या जिनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन जो है, जिसको आप लोग इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, और उसमें अगर हार्ट की पंपिंग कम है, हार्ट फेलियर की सिचुएशन है, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनको अपनी जो पुरानी दवाइयाँ हैं जो हार्ट के लिए चल रही है उसको जरूर लेते रहना है। चाहे जो भी हो, वो दवाइयाँ नहीं छूटनी चाहिए, जैसे खून पतला करने की दवा, एंटीप्लेटलेट्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवा, या कोई डायरेटिक्स दी गई है आपको हार्ट फेलियर के लिए, अगर आपको इडिमा है, पैर में स्वेलिंग है, जो भी दवाइयाँ हैं वो लेते रहें। उसके बाद अगर आपको कोविड के लक्षण आते हैं तो आपको बहुत जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जितना जल्दी हो अपना RT-PCR कराएं। अगर ऐसा लगता है कि जो सांस लेने की दिक्कत थी पहले भी हल्की थी और वो ज़्यादा एक्सैगरेट हो रही है, बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि उनको अर्ली स्टेज में अपना CT स्कैन भी चेस्ट का कराना चाहिए, ताकि हम कोविड की जो सीवियरिटी है उसको आंक सकें। बट मेरा सब लोगों को ये कहना है, बहुत सारे व्हाट्सएप पे आते हैं कि बहुत सारी BP की दवाइयाँ हैं, जैसे टेलमिसार्टन, ऑल्मिसार्टन, ये जो ग्रुप की दवा है इससे कोविड बढ़ जाता है। तो कोई भी गाइडलाइंस इन दवाइयों को खाने से मना नहीं करता है, इसलिए आप कोई भी दवा रोकने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। और मुझे एक अनुरोध और भी है सारे लोगों से, गवर्नमेंट से और अस्पताल वालों से, क्योंकि कोविड केयर में नॉन कोविड पेशेंट्स का केयर काफ़ी सफ़र हो रहा है, क्योंकि हर जगह इमरजेंसी में भीड़ लगी हुई है। इवन जो मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, और जो कुछ GI इमरजेंसी है, हेमेटोमाइसिस है, बहुत सारे ऐसे इमरजेंसीज हैं
जो भी नेग्लेक्ट हो रहे हैं, जो ओवरऑल मॉर्टेलिटी को कोविड के अलावा जो दूसरी बीमारियों से जो मौत होती है उसको बढ़ा देंगे बहुत जल्दी। तो इस वक्त कोरोना संक्रमण काल में ऑक्सीजन की कमी से देश के कई इलाके ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो लंबी कतारों में लगकर पता नहीं कितने घंटों से ये इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन मिले। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं है, लोग दर-बदर हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं और हम आपको हर जगह की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक्सपर्ट से आपके सवाल भी पूछ रहे हैं। अब हम रुक कर लेते हैं बेंगलुरु का। जयपाल मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। जयपाल, बेंगलुरु में फिलहाल क्या स्थिति है? कोरोना संक्रमण की आंकड़ों से लेकर दवाइयों के स्टॉक और ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी की जा रही है, जल्दी से बताइए। जी देखिए शिरीन, दो तरह की बातें हैं, पहले आंकड़ों के लिहाज से और दूसरी व्यवस्था के लिहाज से। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े जो है बहुत डराने वाले हैं, क्योंकि कल शाम जो हमारे पास ताज़ा आंकड़े आए वो पूरे कर्नाटका प्रदेश में 29,538 नए पॉजिटिव मामले थे। पूरे राज्य में जो है 208 मौतें हुई। सिर्फ बेंगलुरु की बात करूं तो 17,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले सिर्फ बेंगलुरु से हैं और जबकि 116 मौत सिर्फ बेंगलुरु से हुई है। तो ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दबाव जो है वो ना सिर्फ अस्पतालों पे बढ़ा है बल्कि सरकार के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा दबाव है। अब बात कर लेते हैं व्यवस्था की। तो व्यवस्था की बात करें तो सरकार के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा दबाव है। अब बात कर लेते हैं व्यवस्था की। तो व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह की तस्वीरें हम दिल्ली से या अन्य दूसरे राज्यों से देख रहे हैं ऑक्सीजन की क्राइसिस की, उस तरह की तस्वीरें कम से कम इस बात की राहत है कि अभी कर्नाटका में नहीं है। इसकी वजह यह है कि कर्नाटका का खुद का जो ऑक्सीजन का उत्पादन है वो 800 मीट्रिक टन का है, लेकिन जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने केंद्र से इस बात की मांग की थी कि उनका कोटा जो 300 मीट्रिक टन का है उसको बढ़ा करके 1500 मीट्रिक टन कर दिया जाए। कल रात जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि 1500 नहीं 800 मीट्रिक टन जरूर उनको नया अलॉट कर दिया गया है। और इसके साथ ही दवाइयों में खास करके रेमडेसिविर जो है वो बहुत आउट ऑफ स्टॉक है और उसके ऊपर पूरा सरकार का कंट्रोल है। केंद्र के द्वारा अभी तक जो है 50,000 वाइल्स का उनको कोटा था, जिसको बढ़ा करके 1,22,000 कर दिया गया है, जो 30 अप्रैल तक मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्थितियां बहुत सहज हैं, क्योंकि अभी भी जो बेंगलुरु में या कर्नाटका के अस्पतालों में बिस्तर को लेकर के बहुत ज़्यादा मारामारी है, बेड को लेकर के, खासकर आईसीयू और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ। राज्य सरकार के द्वारा इस बात की कोशिश की जा रही है। कल मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि जो आईसीयू के जो बेड्स हैं या वेंटिलेटर के बेड्स हैं उसको हम 10 गुना और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और तब तक लोगों को ज़रूर तकलीफ सहनी पड़ेगी। लोगों की सुविधा के लिए जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं वो टोल फ्री नंबर 1 है, जो एक बार में 10 फ़ोन रिसीव करता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब लोग ग्रसित हों तो आप सहज समझ सकती हैं कि एक कॉल लगने में कितना वक्त लगता होगा। निश्चित रूप से उसको इम्प्रूव किए जाने की ज़रूरत है। फिलहाल अगर हम कर्नाटका की बात करें तो स्थिति संभली हुई जरूर है, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां पर उस तरह की स्थिति नहीं है जो और राज्यों से या फिर और जगहों से सामने आ रही है। मेरे साथ सभी बने हुए हैं, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं दीपक का। जयपुर में क्या स्थिति है फिलहाल दीपक? देखिए, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम है कोरोना में चला गया है। राजस्थान के अंदर 1,27,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं और अब अस्पतालों के साथ मरीज की जो सांसें हैं इस ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हांफने लगी हैं। आप देखिए, RUHS सबसे बड़ा एक कोविड कह सकते हैं कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल है, जहाँ 1300 से 1500 मरीज हैं, लेकिन वहाँ अब ऑक्सीजन की किल्लत है वो होने लगी है। जो हमें केंद्र से करीब 45 टैंकर ऑक्सीजन मिलने चाहिए, केवल 23 टैंकर मिल पा रहे हैं, यानी कि 2350 मैट्रिक टन एमटी हमें जरूरत है ऑक्सीजन की। लेकिन आप देखिए, हमें केवल 23 टैंकर मिल पा रहे हैं। जोधपुर में एयरलिफ्टिंग के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। अस्पतालों के अंदर ये हाल है कि मतलब कि कह सकते हैं कि कतरा कतरा के ऑक्सीजन का बंटवारा है वो बांटी जा रही है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट की है, दिन रात ये ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं और अब ऑक्सीजन प्लांट पर निगरानी की गई है। पूरे सभी ऑक्सीजन जो प्लांट्स हैं उनको अधिग्रहण कर लिया गया है। इसमें RH स्तर के जो अधिकारी हैं उनको लगाया गया है। पुलिस की निगरानी की
की गई है, साथ में जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको लगाया गया है। देखिए RUHS के लिए पूरा अंकुर एजेंसी है, जो ऑक्सीजन का प्लांट है जहां से रिफिलिंग हो रही है। करीब 30 से 35 मिनट में 45 से 40 सिलेंडर हैं, उनको रिफिलिंग किया जाता है। हमारे साथ RAS हैं मनीष फौजदार। सर, RUHS सबसे कोविड डेडिकेटेड सेंटर है बड़ा, और यहाँ से ही सप्लाई होती है, कितनी किल्लत आ रही है वहाँ? देखो ऐसा है, 1200 बेड का हॉस्पिटल था जिसमें 200 बेड और बढ़ाए गए थे, और जैसा राज्य सरकार के निर्देश और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं उसके अनुसार हमें कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। तकरीबन 500 सिलेंडर्स जो है वो वहाँ सप्लाई प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। इतनी डिमांड है, बाकी वो जो है लिक्विड ऑक्सीजन से काम चला रहे हैं। तो RUHS को हम कमी नहीं आने दे रहे। बाकी एम्बुलेंसेज को और अन्य छोटे हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जैसी उपलब्धता होती है हम उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, ये मनीष फौजदार हैं जो कि इंसिडेंट कमांडर भी हैं, RAS अधिकारी भी है। RUHS की इनके पास जिम्मेदारी है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है RUHS। राजस्थान, जयपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के जो मरीज हैं, कोविड मरीज हैं, वो RUHS में भर्ती होते हैं। इसके साथ में जयपुर में करीब 60 से ज्यादा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल हैं। अब वो हाफने लगे हैं। हाफने इसलिए लगे हैं कि अलग अलग जगहों से जहां पर डिमांड आ रही थी, जयपुर के यदि हम बात कर लेते हैं तो 9 से 10 हजार सिलेंडर की प्रतिदिन डिमांड आ रही है, लेकिन जो हम निर्बाध जो आपूर्ति दे पा रहे हैं वो 5 से 7 हजार सिलेंडर की दे पा रहे हैं। 22 से 25 IAS अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। 40 से 50 RAS अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के अंदर अस्थायी ठीक है, यानी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जो मांग है और जिस तरह से जो फिलहाल स्टॉक है उसमें बैलेंस किसी तरह से किया जा सके। दिल्ली एक बार फिर से चलते हैं रूफी के पास। रूफी, दिल्ली के हालात तो देखिए इसी से समझे जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री पहले ये साफ कर चुके थे कि किस तरह से दिल्ली की स्थिति बदतर हो चुकी है। केंद्र की मदद को भी वो नाकाफी बता रहे हैं, राज्य सरकारों से अब मदद मांगी है। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं अब उनसे ही मदद मांगी है, और उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की हालत बेहद ख़राब है और आप ऑक्सीजन से लेकर जो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें दिल्ली की मदद कीजिए। दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार 32 के ऊपर बना हुआ है। अगर मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो कल भी 300 प्लस का आंकड़ा था और शुक्रवार को भी 300 प्लस का आंकड़ा आया था, और आज भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद नहीं है। लगातार दिल्ली की स्थिति ख़राब होती जा रही है। अगर आप रात को 12-1 बजे 2 बजे भी किसी अस्पताल में फ़ोन करते हैं जहां पर आपको उम्मीद होती है कि बेड मिल जाएगा, वहां पर भी लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। लोग लगातार फ़ोन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली की स्थिति फिलहाल काबू में आती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए हो सकता है इस बात का ऐलान आज हो जाए कि दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति जिस तरह की है वो फिलहाल बिल्कुल भी काबू में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है स्थिति। और इसीलिए कोशिश ये की जाएगी कि इन आंकड़ों को कम किया जाए, पॉजिटिविटी रेट को कम किया जाए, और इसीलिए दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और ज़्यादा इम्पोज हो सकता है। ये जो लॉकडाउन पिछली बार लगा था वो सोमवार 5 बजे सुबह ख़त्म होना था, लेकिन अब दिल्ली 1 हफ्ते का लॉकडाउन और देख सकती है। इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। यानी कि एहतियातन कदम अभी और भी उठाए जा सकते हैं, और पहले ही मुख्यमंत्री ने इस बात का कहा था कि फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा सके। मुंबई एक बार फिर चलते हैं। अंकुर, वहाँ तो जिस तरह से लॉकडाउन हालांकि बहुत पहले से ही लगाया गया था आंशिक तौर पर भी, हालांकि लोग नहीं मान रहे, तस्वीरें अभी भी वहाँ से आ रही हैं। मौजूदा स्थिति फिलहाल अगर मैं बात करूँ लोगों के जागरूक होने की जो हम बात कर रहे थे, क्या वो अब दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक जागृति की बात है, यहाँ अगर मैं कहूँ कि डंडे का जोर चलता है कई ऐसी जगह पर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कई ऐसे एरिए हैं मुंबई में वहाँ पर लगातार मुंबई जो पुलिस है उनके जवानों को गश्ती लगानी पड़ती हैं। यही नहीं, BMC के जो कर्मचारी हैं, जो मार्शल्स हैं, उनको लगातार ये देखना पड़ता है कि किसने मास्क लगाया है, नहीं किसने नहीं लगाया है। जिसने नहीं लगाया होता है उसके ऊपर हैवी फाइन यहाँ पर है। दूसरा, मैं आपको एक आंकड़ा जो पहले बता रहा था कि मुंबई में जो आंकड़े हैं पॉजिटिव लोगों के वो 6000 के नीचे आए हैं। उसकी एक आंकलन मैं आपको करके बताऊं कि हो ये रहा है कि टेस्ट में भी कमी आई है। 22 अप्रैल को मुंबई की बात कर रहा हूं, 46,874 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 7,367 पॉजिटिव हुए हैं। तो ये तकरीबन 6.36% का आंकड़ा आता है। 23 अप्रैल को पॉजिटिव लोगों की संख्या कम हो जाती है, 7,199 हो जाती है, लेकिन तब टेस्ट भी कम किए गए हैं।
जहां 46,000 टेस्ट 22 तारीख को किए गए थे, 22 तारीख को किए गए थे, 23 तारीख को 41,800 टेस्ट किए जाते हैं। 24 तारीख को हमने बताया कि 6,000 से आंकड़ा नीचे आ जाता है कि 5,800 समथिंग पॉजिटिव लोग आते हैं। तो जो टेस्ट किए गए लोगों की संख्या है वो भी 39,500 है, मतलब 39,500 के आसपास के टेस्ट किए गए। तो ये जो कमी हो रही है, कमी देखने के लिए मिल रही है। अंकुर, अभी हाल ही में जिस तरीके से सप्लाई सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की महाराष्ट्र को की गई है, उस पर उद्धव सरकार केंद्र को धन्यवाद दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया कि घोटाला हो रहा है रेमडेसिविर को लेकर भी महाराष्ट्र में। देखिए, रेमडेसिविर को लेकर हमने इससे पहले जो एक लड़ाई देखी थी वो उस बात को लेकर थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के कई सारे मंत्री हैं, उनके ओएसडी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन लोगों को धमका रहे हैं रेमडेसिविर को लेकर। वहीं नवाब मलिक सरीखे कई सारे लीडर्स सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी है, उनके नेता हैं, वो इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मिलकर जो स्टॉक है वो उठा रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों का आरोप प्रत्यारोप के जो दौर था लंबा चला था, हमने देखा भी था, ये लड़ाई खुलकर सामने भी आई थी। फिलहाल सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि रिटेल में किसी भी तरह की जो इस तरह की दवाइयां हैं, जैसे रेमडेसिविर है, एक्टमा है, इनको आप रिटेल में, जैसे मेरे पीछे दुकानें देख रहे हैं आप, इन पे नहीं बेच सकते हैं। वो जो सप्लाई होगी वो डायरेक्ट सप्लाई होगी फार्मास्यूटिकल कंपनी से सीधे हॉस्पिटल्स को। तो अब लेकिन अभी भी बाजार में ऐसे केसेस हैं जो ये बात कहते हैं कि सोमैया की तरफ से ये बड़ा आरोप है महाराष्ट्र सरकार पर। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार उनको सुन लेते हैं पहले। ठाकरे सरकार का कोविड करप्शन, रेमडेसिविर अप्रैल महीने में ऑर्डर दिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1,568, महाराष्ट्र सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट 1,311, हाफकिन इंस्टीट्यूट जो सरकार की है 665 और मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 665 हमने लोकायुक्त में और एंटी करप्शन ब्यूरो में पिटीशन दाखिल की है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन के घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया है, महाराष्ट्र बीजेपी ने, और इसे लेकर शिकायत भी की है। बहरहाल ये तो महामारी के दौर में हो रही सियासत की बात हो गई, लेकिन अब आम लोगों की भी बात कर लेते हैं। और डॉक्टर राजेश, मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि कई लोगों के मन में ये भी सवाल है और ये दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, जो होम आइसोलेशन में है वो भी और जो अस्पतालों में है उनके सामने तो खैर दिक्कत है ही। खांसी और बहुत ही बुरे स्तर की खांसी से वो जूझ रहे हैं और एक लंबे समय तक खांसी की समस्या से उन्हें निजात नहीं मिल रहा, चाहे वो स्टीम भी ले रहे हो या फिर दूसरे उपाय भी कर रहे हो। क्या सुझाव देंगे आप ऐसी स्थिति में? मैं क्योंकि रेमडेसिविर पे इतनी बात हो रही है, एक चीज कहना चाहूंगा जी, कि हम रेमडेसिविर को इतनी महत्व क्यों दे रहे हैं। ये एजेंडा ही गलत है। रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कि जिसको रेमडेसिविर मिल गई वो ठीक हो जाएगा। तो रेमडेसिविर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्मॉल ट्रीटमेंट, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रीटमेंट, जो कि सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स को मिलनी है। शायद जिनको कोरोना हुआ है उनमें से 5% लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत होगी। तो ये रेमडेसिविर पे इतना बवाल करना ठीक नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आम जनता के नाते ये गुजारिश है कि सरकारें अपनी पॉलिटिक्स छोड़ें और रेमडेसिविर को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर सिर्फ हॉस्पिटल में जो मॉडरेटली से इल पेशेंट्स हैं उनको चाहिए। बाकी घरों में रेमडेसिविर, वैसे रेमडेसिविर किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। तो रेमडेसिविर पे इतना बवाल नहीं होना चाहिए। बवाल होना चाहिए कि आपके पास हॉस्पिटल में बेड कैसे प्रोवाइड करें, डॉक्टर कैसे मिले, नर्स कैसे मिले, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे हो। क्योंकि सिर्फ बेड मिलने, ऑक्सीजन से भी काम नहीं होगा, आपको डॉक्टर्स और नर्सेज भी चाहिएंगे उनकी सेवा करने के लिए। सब लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, मैं भी खुद 14-16 घंटे काम कर रहा हूँ तो उस पर भी ध्यान देना होगा। बाकी आपका जो सवाल है वो ये है कि खांसी बहुत दिन तक चलती है तो ठीक है, क्योंकि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, नाक और गले की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो एक सॉर्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो खांसी होगी। तो जो ज्यादा देर खांसी चलती है आप स्टीम लीजिए,
थोड़ा सा जो इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन होगी सांस की नलियों में, तो कुछ पेशेंट्स जो स्टेरॉइड की टैबलेट्स खाने की बजाय स्टेरॉइड के जो इनहेल्ड फॉर्म में स्टेरॉइड्स अवेलेबल है, जो बिडोसाइनाइड का रोल आया है कि बिडोसाइनाइड के रोटा कैप या इनहेलर हम लेते हैं सुबह शाम, तो उससे खांसी में मदद मिलेगी। तो कॉफ सिरप, स्टीम और कुछ रोटा कैप्स या इनहेलर्स यूज करने से फायदा मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर मनोज भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस डर से दवाइयां ले रहे हैं कि कहीं उन्हें कोविड ना हो जाए, क्योंकि अपने आसपास की इतनी इस तरह की खबरों को देखकर सुनकर उनके मन में ये खौफ है। तो क्या इस तरह से खुद से ही दवाई ले लेना ये किस हद तक ठीक है और क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा है, देखिए प्रोफाइलेक्सिस के लिए जैसे पिछले साल हम लोग देख रहे थे कि इसका रोल था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, बाद में वो भी हो गया। अभी आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम कहीं कहीं रिकमेंड पहले हुआ था प्रोफाइलेक्टिकली, बट मुझे लगता है कि अगर कोई भी आदमी प्रोफाइलेक्सिस के लिए ले रहा है तो उसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। हाँ ठीक है, अगर वो जिंक और विटामिन सी ले रहा है अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, या उसने खान पान से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, जिंक और विटामिन सी ले सकते हैं। बट मुझे ये नहीं लगता है कि कोई ऐसी कोई दवा है जो प्रिवेंशन में काम आएगी, और न तो कोई रिकमेंडेशन है अभी राइट नाउ। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर आपका हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये वो सवाल थे और वो जवाब आपने दिए जो लोगों के मन में उठ रहे थे, जो जानना चाहते थे कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.